शुरू करेंगे जो बात करता है मीटिंग्स के बारे में। मीटिंग्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्लास। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। मीटिंग्स 3 टाइप की होती है, शेयर होल्डर्स मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने मेंबर्स के बारे में देख लिया, हमने डायरेक्टर्स के बारे में देख लिया, और ये तीसरा पार्ट क्या है, मीटिंग्स के बारे में अभी हम देखेंगे। क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो शेयर करना। अब हम क्या देख रहे हैं, कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग्स 3 लोग होते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को लेके अब हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसकी बात करें, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। मीटिंग का मतलब क्या होता है, मिलना जुलना। क्यों हम मिलते हैं, ताकि हम कुछ डिस्कशन कर पाए। तो मीटिंग्स जो है ना 2 टाइप्स की होती है। डायरेक्टर्स को तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर्स तो क्या देखते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स को भी मिलना होता है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है पता है, कंपनीज एक्ट ने कंपल्शन डाल दिया है जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, भाई शेयर होल्डर्स हो तुम, साल में एक बार, कम से कम एक बार तो आप लोगों को मिलना ही है। कब मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ मिलोगे, कितने बजे मिलोगे, सब कुछ मैं बता देता हूँ, सब कुछ मैं बता देता हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको फॉलो करना है। यहाँ तक इजी। तो ये हो जाएगी बात किसकी, एनुअल जनरल मीटिंग की। एनुअल का मतलब ही क्या होता है, साल में एक बार। अब एक लॉजिकल चीज़ है कि एनुअल जनरल मीटिंग के जो भी प्रोविजन है वो ओपीसी को अप्लाई नहीं होते, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही मेंबर है ना। ओपीसी में एक ही मेंबर है, तो वो मीटिंग क्या खुद की मीटिंग करेगा, अकेला आएगा क्या मीटिंग में, तो उसको ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी हम देखेंगे मीटिंग एकदम इजी चार्ट फॉर्म में, मैंने आपको क्लास में भी समझाया, अभी भी हम चार्ट फॉर्म में ही देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग से। तो क्या होता है ये एनुअल जनरल मीटिंग, साल में कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको एक मीटिंग करनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। कंपलसरी है हर टाइप ऑफ कंपनी के लिए एक्सेप्ट ओपीसी। लॉजिक क्लियर है, ओपीसी में एक ही मेंबर होता है तो वो क्यों ही करेगा एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ तक इजी। लॉ ने ये भी बताया कि भैया तुम फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब रखोगे, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कब रखोगे, ये भी लॉ ने बता दिया। कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई, फर्स्ट एजीएम है, पहली एजीएम ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे आपका पहला बर्थडे होगा, पहला जॉब होगा, सब फर्स्ट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट ने भी फर्स्ट एजीएम को बहुत इंपॉर्टेंट माना, और आपको क्या बोला, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को। आप 31 मार्च से लेके 31 दिसंबर, कितना हो गया, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के बीच में आप कभी भी फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट एजीएम रख सकते हो। फर्स्ट मीटिंग के लिए 9 मंथ्स दिया है। सब्सिक्वेंट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एजीएम को छोड़ के जितनी भी एजीएम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कब रखनी है मैम, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में रखनी है उसके फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही 6 महीना, मतलब फर्स्ट एजीएम के लिए आपको अच्छा खासा टाइम दिया, क्योंकि आपकी फर्स्ट एजीएम है, उसके लिए अच्छा खासा टाइम दिया 9 मंथ्स। इसके लिए कितना टाइम दिया, 6 मंथ। अगर फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च 2023 को खत्म होता है तो 6 मंथ्स कब हो गए, 30 सितंबर। उसके पहले पहले रख दो। अच्छा उसके पहले पहले नहीं रख पाया तो मैम तो कोई टेंशन नहीं, आरओसी से एक्सटेंशन ले लो। कितना एक्सटेंशन मिलेगा, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। अच्छा और एक क्राइटेरिया भी है क्या, हाँ है ना, 2 एनुअल जनरल मीटिंग में 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा था क्लासरूम में, बहुत डिटेल में एनालाइज किया था इस सेक्शन को, तो मुझे लगता है आपको याद आ गया रहेगा। फर्स्ट एजीएम 9 मंथ, सब्सिक्वेंट एजीएम 6 मंथ, नहीं रख पाए तो एक्सटेंशन देगा। आरओसी कितने टाइम के लिए देगा, 3 मंथ्स के लिए। 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा। अब मेरे बच्चों एक चीज़ समझना, ये जो एक्सटेंशन है ना, ये आपको कभी भी फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं मिलता है, ये सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए मिलता है। फर्स्ट एजीएम के लिए तो एनीवेज 9 मंथ्स काफ़ी अच्छा टाइम दे दिया आपको। कब कंडक्ट करोगे, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स का मतलब क्या होता है, सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक। कब कॉल करोगे, एनी डे बुला सकते हो, नॉट अ नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे को छोड़ के आप एनुअल जनरल मीटिंग कभी भी बुला सकते हो। कहाँ बुलाएगी मैम, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, जहाँ पे आपकी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है, ऑफिस के अंदर मीटिंग कर लो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कोई भी प्लेस, कौन सी प्लेस, उस सिटी में, उस टाउन में, उस विलेज में जहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड है, वहाँ पे आप एजीएम कर सकते हो। तो ये तो पूरा क्या हो गया, एजीएम का बेस बन गया सबको।
कि एजीएम कब रखनी है, फर्स्ट कब रखनी है, सब्सिक्वेंट कहाँ करोगे, कैसे करोगे, किधर करोगे, ये हो गया। अब हम जाते हैं वापस एक्ट के अंदर। तो एनुअल जनरल मीटिंग का आपको नोटिस देना पड़ेगा, यस डेफिनेटली, वरना हमें कैसे सपना आएगा क्या कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग रखनी, हमको सपना दिखाना पड़ेगा। नोटिस किस किस को दोगे, सारे के सारे डायरेक्टर्स को दोगे, चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी को दोगे, ऑडिटर्स को दोगे, प्रैक्टिसिंग सीएस को दोगे जिसने सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट को ये असाइन किया है, प्लस शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को तो आपको देना ही है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कंडक्ट करोगे मीटिंग को, कंडक्ट करोगे मीटिंग को। अब इसके अंदर ना हम कुछ चीज़ें देखते हैं जिसमें हम पहले क्या बोलते हैं, नोटिस ऑफ मीटिंग। मीटिंग शुरू करने से पहले आप क्या देते हो, नोटिस देते हो। नोटिस किस किस को दोगे वो तो हमने देखा, कैसे दोगे, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज, यानी कि जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस इन राइटिंग। 21 क्लियर डेज मतलब क्लियरली लिखना है क्या, उसका मतलब ये नहीं है। क्लियर डेज का मतलब क्या है कि अगर आज मीटिंग में रख रही हूँ तो जिस दिन मैं नोटिस दूँ और जिस दिन मीटिंग है उन 2 दिन को एक्सक्लूड करके बीच में कितना गैप होना चाहिए, 21 डेज का। समझ में आ गया रहेगा। क्या लेस देन 21 डेज हो तो चलेगा कि हाँ चलेगा, लेकिन ये कब चलेगा, जब आपने क्या किया है, मेंबर्स की कंसेंट ले लिए तो चलेगा, ठीक है। कंसेंट ले ली है तो चलेगा, क्या शॉर्टर नोटिस चलेगा, हाँ चलेगा। कितनी मेंबर्स की कंसेंट लोगे, एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर जो मीटिंग में आएंगे, वोट करेंगे, अगर वो लोग ने कंसेंट दे दी ना तो चलेगा। यहाँ तक क्लियर है। नोटिस कैसे भेजोगे, पोस्ट से भेज सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो, आज तक तो सब लोग ईमेल ही करते हैं। आप नोटिस को एज अ टेक्स्ट और लिंक और या फिर अटैचमेंट इन पीडीएफ फॉर्म वैसे भी भेज सकते हो। आप नोटिस को वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हो। पर्सन्स एंटाइटल टू रिसीव नोटिस तो ईजी है, डायरेक्टर, ऑडिटर, मेंबर, ये सबको नोटिस मिलना चाहिए। यहाँ तक इजी। मैम हमारी कंपनी ने तो कोई बिजनेस ही नहीं किया, अरे तो सुनो ना, लॉ ने क्या बोला है कि एजीएम रखनी है, तो लॉ ने ये भी बोल दिया कि भाई तुमने बिजनेस नहीं किया ना इस ईयर में, तो तुम क्या डिस्कस करोगे एजीएम में, ये भी लॉ ने बोल दिया। लॉ ने क्या बोला, अगर आपने कुछ फंक्शन नहीं किया है तो भी एजीएम रखो, तो हम करेंगे क्या एजीएम में, हम ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी बिजनेस 5 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ये तो कर सकते हो ना आप। आपने कोई बिजनेस नहीं किया है तो ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करो एजीएम में। क्या डिस्कस करोगे, लॉ ने बता दिया तो अब वो पॉइंट ही नहीं बनता है कि क्या करें हम। स्पेशल बिजनेस, इसके अलावा ऑर्डिनरी बिजनेस, इन 5 बिजनेस के अलावा जितने भी बिजनेस है ना उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल बिजनेस। यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा। तो मैम क्या स्पेशल बिजनेस और स्पेशल रिजोल्यूशन सेम होता है? पहली चीज़ तो स्पेशल रिजोल्यूशन होता क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, जो मेंबर्स है ना उनकी मोर देन 75% वोटिंग आ गई तो हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करो, ये ज़रूरी नहीं है। स्पेशल बिजनेस क्या हो गया, अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। अब ये स्पेशल बिजनेस के लिए कहीं कहीं पे आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो चलेगा, कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, पर ये कंपलसरी नहीं है कि स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन ही चाहिए। एक बार में समझ में आ गया रहेगा। फर्स्ट एजीएम हमने ऑलरेडी देख लिया, सब्सिक्वेंट एजीएम हमने देख लिया। अच्छा, एजीएम में और कौन सी चीज़ें बाकी है? अच्छा, एडजर्नमेंट क्या होता है? सपोज मीटिंग स्टार्ट हो गई, मीटिंग जैसे ही स्टार्ट होती है अगर हाफ एन आवर में कोरम प्रेजेंट नहीं, अब मैम ये कोरम क्या होता है ये भी हम देखेंगे। विद इन हाफ एन आवर इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, और ये कैसी मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, तो मीटिंग स्टैंड्स एडजर्न। एडजर्न यानी कि अब हम ये मीटिंग अब स्टार्ट नहीं कर रहे, उसको हम एडजर्न कर लेते इन अ नेक्स्ट वीक ऑन अ सेम डे, उसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। तो मैम ये तो पोस्टपोन ही हो गया। नहीं बेटा, ये पोस्टपोन नहीं हुआ। पोस्टपोन और एडजर्नमेंट में डिफरेंस है। पोस्टपोन का मतलब क्या है, मीटिंग शुरू ही नहीं हुई और हमने पोस्टपोन कर दी, मीटिंग शुरू ही नहीं हुई। एडजर्नमेंट में तो मीटिंग हमने स्टार्ट की लेकिन कोरम नहीं आया, इसलिए हमने क्या कर दी, एडजर्न, ये फर्क है। और कैंसलेशन तो मीटिंग को ही कैंसल कर दिया। प्लेस ऑफ होल्डिंग एजीएम भी इजी, ठीक है, ये सब इजी है। नेक्स्ट मीटिंग देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब बच्चा हम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस भी करते हैं, स्पेशल बिजनेस भी करते हैं। अब मेरे डायरेक्टर्स को कोई स्पेशल बिजनेस करना है, कोई स्पेशल डिसीजन लेना है, तो क्या वो राह देखेगा जब एजीएम आएगी तब करेंगे?
वेट नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होता है, हम क्या बुलाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्योंकि वो मैटर इतना अर्जेंट है कि हम वेट नहीं कर सकते, तो हम क्या बुलाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या बोर्ड ही बुलाता है मैम? नहीं बच्चा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बोर्ड भी बुला सकता है, या तो मेंबर्स खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोर्ड को कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, तो आप मीटिंग को बुलाओ, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट। तो ये बोर्ड भी बुला सकती है, रिक्विजिशनिस्ट भी बुला सकता है। यहाँ तक इजी, ठीक है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इंडिया में कहीं पे भी कर दो चलेगा। एक स्टेटमेंट दोगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कि हम ये क्यों बुला रहे हैं, आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों बुला रहे हो। रिक्विजिशनिस्ट भी बुला सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जहाँ पे वो लोग बोर्ड को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी मीटिंग को बुलाओ। कब होगा ये, जब कोई क्लैश हो गया अपॉन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ शेयर होल्डर, जब कोई उनको लग रहा है कि इरेगुलरिटी हो रही है कंपनी में, जब कोई ऑपरेशन हो रहा है ऑफ माइनॉरिटी, तब मेंबर्स क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड को कि हमारी मीटिंग को बुलाओ। कौन लोग रिक्वेस्ट कर सकता है, एटलीस्ट 10% जिसके पास पेड अप शेयर कैपिटल है वो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कोरम के मैम, कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो एडजन हो जाती है, तो होता क्या है ये कोरम। तो कोरम अगर मैं पब्लिक कंपनी में बात करूँ तो पब्लिक कंपनी के कोरम को डिवाइड किया ऑन बेसिस ऑफ मेंबर्स। अगर कोरम की मैं बात करूँ और मेरी कंपनी में नॉट मोर देन 1000 मेंबर है, नॉट मोर देन 1000 है, तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम फॉर मीटिंग। 15 मेंबर्स कब होंगे, जब मेरे पास मोर देन 1000 है बट अप टू 5000 है, तब कोरम कितना होगा, 15। 30 मेंबर्स कब होंगे, जब 5000 से ज़्यादा मेरे मेंबर्स होंगे। तो फिर से एक बार, अगर मेरी कंपनी में 1000 जितने मेंबर्स है तो 5 लोग आओ पर्सनली प्रेजेंट करो। अगर मेरी कंपनी में मोर देन 1000 है लेकिन लेस देन 5000 है, तो लेस देन 5000 है तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी कि भाई 15 लोग होने चाहिए, और अगर 5000 से ज़्यादा है तो 30 लोग मानेंगे हम के कोरम है। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम। इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, मैंने मीटिंग बुला दी, मैं मीटिंग में वेट कर रही हूँ, कोरम आया ही नहीं है, तो मीटिंग स्टैंड एडजर्न। Meetings shall stand adjourned on the same day in the next week at the same place or such other day or such other place as it board may determine. Meeting if called by requisitionist under section 100 shall stand cancelled. अरे आपने रिक्वेस्ट करके मीटिंग को बुलाया है, रिक्वेस्ट करके बुलाया है, और आप रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुलाते हो और आप खुद ही नहीं आते हो, तो मीटिंग एडजर्न नहीं होती है, मीटिंग कैंसिल हो जाती है। मीटिंग एडजर्न नहीं होती है, मीटिंग कैंसिल हो जाती है। अब मैंने मीटिंग को एडजर्न किया फॉर द वांट ऑफ कोरम, कोरम नहीं आया, मैंने क्या किया, मीटिंग को एडजर्न किया। एडजर्न मीटिंग में भी हाफ एन आवर तक मैं वेट कर रही हूँ और कोरम नहीं आया, इसका तो मतलब ही क्या है कि मेंबर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जितने मेंबर प्रेजेंट है उसको मैं कोरम मान के चलूँगी और मीटिंग को स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ तक इजी सबको, यहाँ तक तो सबको इजी है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एकदम इजी, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एट मीटिंग, जो भी मेंबर्स है अपने आप में से एक को क्या इलेक्ट कर देंगे, चेयरमैन ऑन बेसिस ऑफ शो ऑफ हैंड्स। अगर पोल डिमांड किया है तो वो पोल सबसे पहले लिया जाएगा। चेयरमैन इलेक्टेड ऑन शो ऑफ हैंड shall continue to be the chairman of the meeting until some other person is elected as chairman as a result of poll, and such person shall be chairman for rest of the meeting. शो ऑफ हैंड से मैंने मिस्टर ए को सिलेक्ट किया, पोल से मैंने मिस्टर बी को सिलेक्ट किया, तो जब मैंने शो ऑफ हैंड से ए को सिलेक्ट किया था, जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आता तब तक के लिए ए रहेगा चेयरमैन। जैसे ही पोल का रिजल्ट आ गया, बी बन गया चेयरमैन, तो रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए बी रहेगा क्या, चेयरमैन। अच्छा मैम, ये प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी मतलब मैं खुद नहीं जा पा रहा तो तू मेरे बदले चले जा, इसको ही हम बोलते हैं प्रॉक्सी, अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूँ तो। मैम इस कंपनी लॉ में क्या होता है प्रॉक्सी? प्रॉक्सी का मतलब अ मेंबर ऑफ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट द मीटिंग shall be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote at meeting on his behalf. मैं इतनी बिजी हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, प्रॉक्सी अपॉइंट कर लेती हूँ। प्रॉक्सी shall have right to speak, shall not have right to speak at meeting. प्रॉक्सी स्पीक बोलने का राइट नहीं है उसके पास वोटिंग का राइट कब आएगा, ओनली ऑन पोल। शो ऑफ हैंड्स में वो वोटिंग नहीं कर सकता, सिर्फ पोल पे वो वोटिंग कर सकता है। Unless articles of company otherwise provide, this subsection shall not apply to company not having share capital.
अगर उसके आर्टिकल्स में लिखा है तो अप्लाई होगा, लेकिन अदरवाइज उसको अप्लाई नहीं करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अ क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज हुज मेंबर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास ऑफ कंपनी या कंपनीज बता सकता है जिसको प्रॉक्सी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी जिसके मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। Person appointed as proxy shall act on behalf of such number of members not exceeding 50 and such number of shares as may be prescribed. मैं 50 लोगों के बिहाफ पे प्रॉक्सी की तरह जा सकती हूँ, प्लस कितने शेयर्स के लिए जा सकती हूँ जो प्रिस्क्राइब है वो। मेंबर एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट इज ऑल्सो एंटाइटल टू अपॉइंट प्रॉक्सी। ठीक है, ये तो ईजी है। प्रॉक्सी मेंबर हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर, प्रॉक्सी मेंबर नहीं होगा। If a default is made in complying with this provision, every officer of company who is in default shall be punishable with ₹5,000। ये तो ठीक है। Instrument appointing proxy, proxy को आप अपॉइंट कर रहे हो ना, वो इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट। कैसा होगा? राइटिंग में। साइन करेगा कौन? अपॉइंटर। An instrument appointing proxy shall not be questioned on any ground। इस इंस्ट्रूमेंट को हम कोई ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। Every member entitled to vote at a meeting shall be entitled during period beginning 24 hours before the time fixed for commencement of meeting to inspect the proxy's lodge provided 3 days का उसने नोटिस दिया हो। इसका सीधा साधा मतलब क्या है? एज अ मेंबर मैं प्रॉक्सी की लिस्ट को इंस्पेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन कब कर सकती हूँ? बिफोर 24 आवर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, प्लस मुझे एटलीस्ट 3 दिन पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? टाइप्स ऑफ वोटिंग देखेंगे बच्चों। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, 1 मेंबर 1 वोट। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड इज व्हाट? 1 मेंबर 1 वोट। लेकिन आपको नहीं लगता ये गलत है? अगर मेरे पास ज़्यादा शेयर्स है तो एज अ पर्सन तो मैं 1 हूँ, लेकिन मेरा तो कंपनी में शेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो 1 मेंबर 1 वोट थोड़ा सा सही नहीं लगता कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पोल डिमांड करते हैं, क्योंकि पोल में क्या होता है? पोल में वोटिंग होता है बाय शेयर्स हेल्ड, जितने शेयर्स उतना वोट, उसको हम बोलते हैं पोल। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, 1 मेंबर 1 वोट। यहाँ तक इजी। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये भी इजी है, ईमेल के थ्रू वोटिंग होता है। डिमांड फॉर पोल, आप पोल डिमांड कर सकते हो, पोल को आप डिमांड कर सकते हो। यस, डेफिनेटली कर सकते हो। जिस पर्सन ने पोल डिमांड किया वो फिर से उससे विड्रॉ भी कर सकता है। बिफोर और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड्स, अ पोल में बी ऑर्डर्ड और कैन बी टेकन बाय चेयरमैन। पोल आप ऑर्डर कर सकते हो, तो चेयरमैन खुद के ओन मोशन से पोल ऑर्डर कर सकता है। इन अ केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल बाय द मेंबर्स पर्सन इन बाय प्रॉक्सी were allowed not having less than 1/10 of voting power or holding shares on which an aggregate sum of not less than 5 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed has been paid up। and in any other company कितने लोग? not less than 1/10 of voting power जिसके पास है वो पोल डिमांड कर सकते हैं। पोल जिसने डिमांड किया वो उसको विड्रॉ कर सकता है। पोल अगर डिमांड किया है फॉर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल बी टेकन फोर्थविथ, यानी कि इस पोल को हम सबसे पहले लेंगे। अगर किसी ने डिमांड किया कि चेयरमैन अपॉइंट करना है या किसी ने डिमांड किया कि हमें मीटिंग एडजर्न करनी है, तो वो पोल सबसे पहले लिया जाएगा। अ पोल डिमांडेड ऑन एनी अदर क्वेश्चन अदर देन एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन शैल बी टेकन एट सच टाइम नॉट लेटर देन 48 आवर्स फ्रॉम बीइंग सो डिमांडेड। Where poll is taken, chairman of meeting shall appoint such number of persons as he may deem necessary to scrutinize the poll process। स्क्रूटिनाइज करना यानी कि पोल पेपर को कलेक्ट करेगा, देखेगा कितना वोटिंग हुआ है, कितना % वोटिंग नहीं हुआ है, तो ऐसे चेयरमैन जो है ना स्क्रूटिनाइज उसको अपॉइंट करेगा। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल हैव पावर टू रेगुलेट द मैनर इन विच पोल इज अपॉइंटेड। ये सब कुछ कौन देखेगा? चेयरमैन देखेगा। द रिजल्ट ऑफ पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन विच पोल वॉज टेकन। पोस्टल बैलेट क्या होता है? पोस्टल बैलेट का मतलब कि कोई भी आइटम्स ऐसी जो आप पोस्ट करो, बैलेट पेपर्स आते हैं, आप वोटिंग करो और वापस कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टल बैलेट। रीडेबल पॉइंट है एकदम। मीटिंग ऑफ बोर्ड, जैसे कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग यानी शेयर होल्डर्स मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है। तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होगी तो इसके लिए भी कुछ रूल बना है। तो क्या बोला है पता है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी? विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहली बोर्ड मीटिंग में कब रखूंगा? 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद क्या बोला है? एटलीस्ट मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए इन एवरी ईयर, नॉट मोर देन 120 डेज शैल इंटरवीन बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। 4 बोर्ड मीटिंग तो आपको रखनी है एवरी ईयर, और हर 2 बोर्ड मीटिंग में
हर एक बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। वही इस सेक्शन ने बोला है। अगर मैं ओपीसी की बात करूं या तो स्मॉल कंपनी या तो डोरमेंट कंपनी की बात करूं, उनको एक बोर्ड मीटिंग रखनी है। कब रखनी है एक बोर्ड मीटिंग? इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। फर्स्ट हाफ कब होता है? 1 जनवरी से 30 जून तक। सेकेंड हाफ कब होता है? 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। इन दोनों हाफ में एक एक बोर्ड मीटिंग रखनी है। और कैसी रखोगे कि गैप बिटवीन टू मीटिंग शेल नॉट बी लेस देन 90 डेज। 90 डेज से कम का गैप नहीं होगा, 90 डेज से मोर का गैप होगा। यहाँ तक इजी। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। नोटिस कैसे दोगे? नोटिस आप दोगे हैंड डिलीवरी से, या तो आप कर दोगे पोस्ट डायरेक्टर के एड्रेस पे, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी दे सकते हो। अब बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले देना है? एटलीस्ट 7 डेज, नॉट लेस देन 7 डेज पहले नोटिस दे दो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो रोज मिलते हैं, तो उनके लिए वो 21 डेज का क्राइटेरिया नहीं है, 7 डेज पहले दे दो। और मैम अगर शॉर्टर नोटिस दिया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, लेकिन क्या बोला है? एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग करो चलेगा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए उस मीटिंग में। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा मैम? तो क्या होगा? डिसीजन ऑफ मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड इट शैल बी फाइनल ओनली आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिसीजन बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिसीजन को रेक्टिफाई करेगा तो ही वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा। तो अब तक हमने क्या देखा कि बोर्ड मीटिंग की नोटिस कितने दिन पहले देना है? एटलीस्ट 7 डेज। ठीक है, 7 डेज पहले नहीं दिया तो चलेगा? हाँ चलेगा। नोटिस कैसे दोगे? हैंड डिलीवरी, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। शॉर्टर नोटिस दिया तो भी चलेगा, लेकिन क्या बोला है पता है कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा होगा जो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, तो चलेगा शॉर्टर नोटिस। अगर नहीं प्रेजेंट है तो मैम तो टेंशन की बात नहीं है। क्या बोला है? जो डिसीजन लिया उसको सर्क्यूलेट करो, और अगर वो कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रेक्टिफाई कर दिया तो वैलिड है। यहाँ तक इजी। ठीक है, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग देख लेते। कितना कोरम होगा? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। अगर मेरी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स है तो उसका मैं क्या कर दूंगी? 1/3 कर दूंगी। कितना हो जाता है? 4 और 2 विच एवर इज हायर। हायर कौन सा है? 4 शैल बी द कोरम ऑफ मीटिंग। यहाँ तक इजी। कोरम जो है कंपनी की मीटिंग, बोर्ड मीटिंग कमेंस होगी तभी से लेके लास्ट तक वो प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ तक तो इजी है। अच्छा, अगर आपकी कंपनी की मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो क्या बोला? इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड्स और इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अगर मेरी कंपनी में 12 डायरेक्टर है तो मैं उसका क्या करूँगी? 2/3 कितना हो जाता है? 8 से ज़्यादा डायरेक्टर्स ऐसे जो कि इंटरेस्टेड है तो क्या बोला है पता है? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड एंड प्रेजेंट एट द मीटिंग बिन नॉट लेस देन 2 शैल बी कोरम ड्यूरिंग सच टाइम। यहाँ तक इजी। द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न ड्यू टू वांट ऑफ कोरम अनलेस आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड। अब यहाँ पे क्या दिया है? द बोर्ड में हाँ मे बी हेल्ड ऑन सेम डे सेम टाइम। अगर मीटिंग एडजर्न हुई तो सेम डे सेम नेक्स्ट वीक पे एडजर्न कर सकते हो आप। क्लास मीटिंग क्या होता है? मीटिंग कॉल फॉर पर्टिकुलर क्लास टू पास रिजोल्यूशन अफेक्टिंग दैट क्लास इज नोन एज क्लास मीटिंग। जैसे आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग कर दो, हम क्या बोलेंगे? क्लास मीटिंग। डिवेंचर होल्डर्स की कर दो, हम उसको क्या बोलेंगे? क्लास मीटिंग। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। हमने कंपनीज एक्ट का पार्ट 1 भी पूरा कर दिया, पार्ट 2 भी पूरा कर दिया, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मार्क करा दिए। दोनों ही चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये सारे के सारे वीडियोस आपको हर्ष ट्यूटोरियल्स की ऐप पे भी मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करें, वीडियोस देखें, एंड ऑल दी बेस्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए गुड बाय।